गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेट 1 जुलाई 2022 कक्षा 11th विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अंक हैं 20। यहाँ पर हमारे 20 मार्क्स हैं और समय हमें मिला था 60 मिनट्स। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमारा जुलाई 2022 का है, लेकिन 23 अगस्त 2022 को हमारा ये पेपर संपन्न हुआ था। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 1-1 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 11, 12 2-2 मार्क्स के हैं और 13, 14 जो क्वेश्चन नंबर है वो 3-3 मार्क्स का है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी का कार्य कौन सा है? ए ऑप्शन है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी है नीति निर्धारण में सुविधा प्रदान करना, ये भी ठीक है। सी है अनुमान लगाने में सहायता करना, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन या घ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का मुख्य स्रोत क्या है? पर सरकारी प्रकाशन, व्यापार संघों के प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, प्रश्नावली। यहाँ पर घ ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों कैक है और ग जो ऑप्शन है ये द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत हैं, यानी कि एकत्रित करने के द्वितीयक आंकड़े यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्नावली जो है वो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित की जाते हैं प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जा करके सूचना देने वाले से प्रश्नावली भरवाता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है बच्चों, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि आंकड़ों को कॉलम और रो में, जब कॉलम और रो में हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सारणी बोलते हैं। और तो यहाँ पर ए ऑप्शन है सारणीय प्रस्तुतिकरण, बी है पाठ्य प्रस्तुतिकरण, सी है आरेखीय प्रस्तुतिकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है क, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, न्यायाधीश की विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? न्यायाधीश के आकार पर, ये भी ठीक है। न्यायाधीश की विधि पर, यानी कि किस विधि से हमने सैंपल प्राप्त किया उस पर भी निर्भर करता है। और ग ऑप्शन है परगणकों के प्रशिक्षण पर, यानी कि ऑन दी ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर्स, जो एनुमरेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, उनको नॉलेज है या नहीं है, किस प्रकार से आंकड़े, इन बातों पर भी निर्भर करता है। तो हमारा सही जो ऑप्शन है बच्चों वो घ है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट है। तो सारे ही इसमें ठीक है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? तो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे कि इन सबको जोड़ लेंगे, 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15। तो देखो बच्चों 7 जमा 9 जमा 11 जमा 15 और जमा, हाँ तो देखो 7 9 11 15 और 13, यहाँ पर इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। इन सब का जोड़ हमारे सामने होगा 55। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 55/5 बराबर है 11। तो हमें 11 ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन क है 10, दूसरा है ख 11, ये बिल्कुल ठीक है। और ग ऑप्शन 12 और घ 13, तो 11 ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने छठा, सातवां। इन प्रश्नों के जो उत्तर हमने 1-2 शब्दों में देने हैं। तो देखिएगा, किस प्रकार का दंड आरेख, छठा प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, किस प्रकार का दंड आरेख किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर किस प्रकार का दंड आरेख, तो प्रतिशत जो दंड आरेख होता है वो प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। तो प्रतिशत दंड आरेख हमने उत्तर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है हमारे सामने। तो देखो बच्चों, अनुसंधानकर्ता द्वारा मूल रूप से ओरिजिनली जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो बच्चों प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। बहुत ही आसान था इसका कि पहली बार अनुसंधानकर्ता मूल रूप से आंकड़े एकत्रित करेगा तो वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। आठवां प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, 8 9 10 ये 3 प्रश्न है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स हमने बताना है, सत्य असत्य बताना है। तो देखो बच्चों, 8वां प्रश्न, सांख्यिकी मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखो बच्चों, क्वालिटेटिव आंकड़ों का अध्ययन कभी नहीं करती, सांख्यिकी संख्याओं का विज्ञान है। मात्रात्मक वाला ठीक है, लेकिन ये गलत है, इसलिए असत्य है। हम इसका उत्तर जो देंगे वो असत्य पर ही ठीक लगाएंगे, असत्य है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसी वर्ग की उच्च सीमा तो निम्न सीमा के अंतर को मध्य मूल्य कहते हैं, ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। इसमें असत्य आएगा, यानी कि फॉल्स है। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं। ये असत्य है, यानी कि ये गलत है, और ऊपर वाला भी गलत था। कैसे है असत्य, ये देखिएगा। देखो, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को मध्य मूल्य कहते हैं। जैसे 10 और 20 का जो अंतर है वो होता है 10,
लेकिन मध्य मूल्य क्या होगा, 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, भाग में 2 से करेंगे तो 10 और 20 का अंतर होगा 15, यानी कि मध्य मूल्य होगा 15, अंतर होगा 10। तो यहाँ पर अंतर बता गया है वो गलत है, इसलिए असत्य है। 8वां प्रश्न भी असत्य है और 9वां प्रश्न भी असत्य है और 10वां प्रश्न हम देखते हैं। समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग सदैव एक होता है, ये भी असत्य है। कैसे? वो योग जो होता है ना वो शून्य होता है, 0 होता है और कभी भी एक नहीं होता। देखिएगा, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 1। नो, ये गलत है। यहाँ पर 0 अगर आती तो हमारा ठीक होता, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11वां प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का है। वो किस प्रकार से है, देखो बच्चों, आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, आंकड़ों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पेपर में आता है, ये फाइनल पेपर में भी बच्चों आता है। उद्देश्य वाला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स में हम इतना ही लिखेंगे। और अब इसका उद्देश्य क्या है, आंकड़ों का जो मुख्य उद्देश्य, यानी कि आंकड़ों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो बच्चों, आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना, मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को सरल बनाना और संक्षिप्त बनाना और उनको तुलना और अनुमान के योग्य बनाना है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है, आकर्षक और प्रभावशाली बनाना है, आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि करना है। आप इसमें आप 1 या 2 ऑप्शन वो जो पॉइंट है वो भी दे सकते हैं, एक को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का इतना ही काफ़ी है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणना विधि से क्या अभिप्राय है। देखो बच्चों, जो संगणना विधि होती है हमारी, जो संगणना विधि है वो क्या है, जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, प्रत्येक मद मतलब जिसमें अनुसंधान से संबंधित जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो जनगणना विधि कहलाती है। और भारत में जनगणना के लिए लोगों की काउंटिंग करने के लिए, यानी कि सेंसस के लिए जनगणना विधि यानी कि सेंसस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2 मार्क्स का था, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th यानी कि 13वां जो प्रश्न हमारे सामने है, और वो इस प्रकार से देखेंगे बच्चों। 13वां जो प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की बात की गई है, स्रोत के बीच अंतर स्पष्ट करें। आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ डाटा, इनमें क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, 13वां प्रश्न है, ये 3 मार्क्स का है। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से है, ओरिजिन से है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से, शुरुआत में जहाँ से वो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, उद्गम के स्रोत से, आंकड़ों के संकलन से है। ये आंकड़े ये आपको फर्स्ट हैंड यानी कि सीधी मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं पहली बार, जबकि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय एक उस एजेंसी या संस्था से सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने से है जिसके पास वांछित सूचना पहले से ही उपलब्ध है, यानी कि पहले से ही एकत्रित है। आंकड़े एकत्रित करने का प्राथमिक स्रोत आपको प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक स्रोत आपको द्वितीयक आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो बच्चों, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित आंकड़ों को दिखाने के लिए एक बहुगुणी दंडारेख बनाइए। देखो हमारे पास स्टूडेंट हैं ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट्स के इंग्लिश में मार्क्स 40 और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के मार्क्स दे रहे हैं। इन बच्चों के अलग अलग नंबर हैं। बी स्टूडेंट के थोड़े से कम नंबर हैं। पहले ए स्टूडेंट के नंबर 40 और 50 हैं, बी के 35 और 45 हैं और सी के 30 और 15 हैं। यानी कि सी सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है और बी ए से कमज़ोर है और ए सबसे इंटेलिजेंट है। इनके आंकड़े हमने दिखाने, तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे। देखो बच्चों, बहुगुणी दंडारेख मैंने इस प्रकार से बनाया है, आप देखेंगे। ये देखिएगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने स्टूडेंट लिए हैं, यहाँ पर ए स्टूडेंट, ये बी स्टूडेंट और ये सी स्टूडेंट है। मार्क्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मैंने वाई एक्सिस पर लिए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 मैंने 50 तक मार्क्स ले लिए। इधर मैंने ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट ले लिया। ये हमारा बी स्टूडेंट है, ये ए स्टूडेंट है। तो देखेंगे, अब देखिएगा बच्चों, इनके ना इंग्लिश में जो मार्क्स हैं बच्चों के, तो वो किस प्रकार से दिखाए गए। इंग्लिश में बच्चे के ए स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 हैं और बी के जो है वो 50 हैं। तो मैंने 50 के सामने निशान लगाया और इस प्रकार से हमने दंड बनाया और इधर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। फिर जो बी स्टूडेंट है उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं 35 और इकोनॉमिक्स में उसके मार्क्स हैं 45।
तो ये देखिएगा 35 और 45 के सामने हमने 2 इसमें यानी कि बहुगुणी दंड आ रहे हैं, 2 दंड हमने इसमें बनाए साथ साथ। और सी स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, 30 मार्क्स हैं और इकोनॉमिक्स में इसके 15 मार्क्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिए इसके सामने निशान लगा करके। इस प्रकार से अगर आप बच्चों दिखाएंगे तो आपके 3 के 3 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। बहुत आसान था ये बहुगुणी दंडारेख प्रकट करना। अगला जो इसका ऑप्शन है बच्चों, ये 14th जो हमारा क्वेश्चन है, इसका अथवा भी दे रखा है। आप दोनों में से चॉइस है, कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ दोनों को सोल्व करूँगी। तो देखो बच्चों जो अथवा वाला है उसमें है निम्नलिखित आंकड़े आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा उनकी परीक्षा में गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। माध्य अंक की गणना करें, यानी कि हमने x बार मीन निकालना है। ये क्या है, ये कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चों, ये हमारा आवर्ती वितरण श्रृंखला है, क्योंकि इसमें ना जो आंकड़े हैं वो क्या अखंडित श्रृंखला है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और यहाँ पर ये आवर्ती यानी कि f दिया गया है और यहाँ पर हम m निकाल लेंगे, मध्य मूल्य निकालेंगे। ये सवाल हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बच्चों, मैंने सोल्व किया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अंक यहाँ पर लिखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अंक वर्गांतर है। फिर हमने मध्य मूल्य निकाला, 0 और 10 को जोड़ा, 2 से भाग दिया, 5 आ गया। फिर अगले का 15, फिर 25, 30 इस प्रकार से निकाला। और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि आवृत्ति थी 20, 24, 40 और 36। अब इनको आपस में गुना कर दिया, f और m आ जाएगा। 20 गुणा 5 100, 24 गुणा 15 360, 40 गुणा 25 1000, 36 गुणा 35 1260। इन सब को हमने जोड़ दिया। जोड़ने को हम बोलते हैं सिग्मा, यानी कि सम्मेशन, जोड़ f और m का। fm का जोड़ सिग्मा fm हमारे पास 2720 आया। और सिग्मा f यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इन सब को जोड़ लेंगे तो n के बराबर होता है सिग्मा f 120 आ गया। हमारे पास फार्मूला है ये निकालने का, x बार इक्वल टू सिग्मा f m बटे सिग्मा f। 2720 बटे 120 हमारे पास आ गया 22 पॉइंट में 66, यानी कि माध्य जो अंक है वो 22 पॉइंट में 66 आ गया हमारे पास, 22.66 यानी कि 22.66 जो अंक हैं वो माध्य अंक है, यानी कि x बार जो हमारे पास है वो ये है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो के माध्यम से आपको इस सेट का जो सॉल्यूशन है अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।